हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे एरिक एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी के बारे में। इसकी हमने 4 स्टेजेस पहले वीडियो में कर ली हैं और इस वीडियो में हम इसकी जो नेक्स्ट 4 स्टेजेस हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो 5th स्टेज है वो एडोलेसेंस स्टेज है। ये 13 साल से लेकर 19 साल तक की उम्र के लिए होती है। इसमें जो साइको सोशल क्राइसिस होता है वो है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। और इसमें जो अगर टू मच आइडेंटिटी हो तो माल एडेप्टेशन जो है वो होता है फेनेटिसिज्म, और अगर टू मच ऑफ रोल कंफ्यूजन है तो मैलिग्नेंसी होती है इसमें रेपुडिएशन। और इसमें अगर ये स्टेज सही से मैनेज हो जाए तो इसमें जो वर्च्यू डेवलप होता है वो होता है फिडेलिटी। अब हम इसको डिटेल में करेंगे। एडोलेसेंट स्टेज जो है वो चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड की तरफ जाने वाली स्टेज है। इसमें बच्चा जो है वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट होता है एंड बिगिन टू लुक एट फ्यूचर इन द टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स, फैमिलीज एंड हाउसिंग एक्सेट्रा। द इंडिविजुअल वांट्स टू बिलोंग टू अ सोसाइटी एंड फिट इन इट। बच्चा जो है अब इसमें अपने करियर के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, फैमिलीज, हाउसिंग के बारे में सोचना शुरू कर देता है और बच्चा सोसाइटी में अपने आप को फिट करना चाहता है। अपना रोल जो है वो सोसाइटी में वो सही तरीके से प्ले करना चाहता है। नाउ एडोलेसेंट्स बिगेन टू सर्च फॉर देयर ओन पर्सनल आइडेंटिटी। इसमें बच्चा जो है वो अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को फाइंड आउट करता है कि उसका समाज में एग्जैक्टली रोल क्या है। द सडन चेंजेस इन देयर बॉडीज एंड मेंटल फंक्शनिंग एंड द ऑल्टर्ड डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी कंपेल देम टू आस्क क्वेश्चंस। इसमें बच्चा जो है, जो उसमें चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से बच्चा जो है वो कुछ क्वेश्चंस पूछता है। लाइक हु एम आई, मैं कौन हूँ, व्हाट हैव आई बिकम, मैं क्या बन गया हूँ, एम आई द सेम पर्सन आई यूज्ड टू बी, क्या मैं वही व्यक्ति हूँ जो मैं पहले हुआ करता था, व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू एंड इन विच मैनर एम आई टू बिहेव, मुझे क्या करना चाहिए और किस तरह से बिहेव करना चाहिए। ये सब क्वेश्चन जो है बच्चा वो डिटेल में पूछता है। इसमें जो बच्चे की सेंस ऑफ आइडेंटिटी है वो डेवलप होती है और सेंस ऑफ आइडेंटिटी विल डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ सक्सेस अचीव्ड इन रिजॉल्विंग द क्राइसिस। और ये आइडेंटिटी उस चीज पे डिपेंड होगी कि बच्चे ने कितना सक्सेसफुली ये जो क्राइसिस हैं वो अपने उसको रिजॉल्व किया है। प्रीवियस स्टेजेस की जितने भी क्राइसिस हैं, फेलियर इन रिजॉल्विंग द क्राइसिस रिजल्ट इन द रोल कंफ्यूजन। अगर बच्चे ने पहले वाले क्राइसिस को ठीक तरह से रेजोल्यूशन उनकी नहीं करी है तब बच्चा जो है वो कंफ्यूजन में आएगा और अपना जो रोल है वो आइडेंटिफाई प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। ही मे फील कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। बच्चा पूरी तरह से कंफ्यूज हो सकता है, नॉट नोइंग व्हाट टू डू एंड हाउ टू बिहेव। बच्चे को पता ही नहीं है कि उसको क्या करना है और कैसे बिहेव करना है। ही मे बी अनेबल टू मेक डिसीजंस। बच्चा अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पाएगा अबाउट हिज एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल करियर्स के बारे में, और अपने कौन से फ्रेंड्स बनाने चाहिए कौन से नहीं बनाने चाहिए इनके बारे में वो सही से डिसीजन नहीं ले पाएगा। इफ द सेंस ऑफ आइडेंटिटी डेवलप्स देन द इंडिविजुअल डेवलप कॉन्फिडेंस। और अगर सेंस ऑफ आइडेंटिटी डेवलप हो गई है तो इंडिविजुअल जो है, बच्चा जो है वो कॉन्फिडेंस डेवलप करता है इन हिज एबिलिटी टू डू थिंग्स। बच्चा जो भी काम करेगा वो कॉन्फिडेंस के साथ करेगा। बच्चा जो है वो प्रॉपर्ली बैलेंस बना के रखेगा इन इमोशनल रिएक्शंस एंड विल प्लेस हिम इन हार्मनी विद हिज एनवायरनमेंट। बच्चा अब एनवायरनमेंट के साथ जैसे डील करेगा तो वो कॉन्फिडेंस के साथ अब डील करेगा। दिस इज अ मेजर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट वेयर द चाइल्ड हैज टू लर्न द रोल्स ही विल ऑक्यूपाई एज एन एडल्ट। It is during this stage that the adolescent will re-examine his identity. बच्चा इसी उम्र में अपनी आइडेंटिटी को री-एग्जामिन करता है, देखता है कि उसका एग्जैक्टली रोल क्या है and try to find out exactly who he or she is. In response to role confusion or identity crisis, an adolescent may begin to experiment with different lifestyles. बच्चा जो है, बच्चा डिफरेंट लाइफस्टाइल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करेगा। कभी कुछ करने की कोशिश करेगा, कभी कुछ करने की कोशिश करेगा। जैसे वर्क को अलग अलग तरह के काम करेगा, एजुकेशन फील्ड में अलग अलग तरह जाएगा, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेगा। आल्सो प्रेशरिंग समवन इनटू एन आइडेंटिटी कैन रिजल्ट इन रिबेलियन इन द फॉर्म ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ नेगेटिव आइडेंटिटी। अगर हम बच्चे को प्रेशराइज करेंगे किसी रोल में, आइडेंटिटी में फिट होने के लिए, तो वो एक नेगेटिव आइडेंटिटी भी डेवलप हो सकती है। इसका जो गोल है वो है टू अचीव आइडेंटिटी एंड अवॉइड रोल कंफ्यूजन। इसको रोल कंफ्यूजन को हमने अवॉइड करना है और आइडेंटिटी को हमने बनाना है। आइडेंटिटी क्या है? नोइंग हु यू आर एंड हाउ यू फिट इनटू द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। रोल कंफ्यूजन क्या है? चाइल्ड इज नॉट क्लियर अबाउट हिज और हर रोल इन द सोसाइटी।
फेनेटिसिज्म होगा इसमें। फेनेटिसिज्म है फेनेटिक बिलीव दैट हिज वे इज द ओनली वे। बच्चा कट्टर हो जाता है कि जो वो कर रहा है वही, सिर्फ वही ओनली वे, वही एक तरीका है किसी काम को करने का। रेपुडिएशन जो है वो रिजेक्शन है, इसमें रिजेक्शन ऑफ रोल्स एंड वैल्यूज दैट आर एलियन टू द वनसेल्फ। बच्चे को जो भी रोल नया लगता है बच्चा वो रोल प्ले करने से रिजेक्ट, मना उसको कर देता है। इसमें जो वर्च्यू डेवलप होता है वो है फिडेलिटी। इसका मतलब है एबिलिटी टू फ्रीली प्लेज एंड सस्टेन लॉयल्टी टू अदर्स। बच्चा बड़े आसानी से लॉयल्टी शो करता है दूसरों के प्रति। वैल्यूज, आइडियोलॉजी, फेथफुलनेस टू अ पर्सन, बच्चा जो है वो फेथफुल हो जाता है। टीचर्स एंड पेरेंट्स कैन प्ले वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल। इसमें बच्चे की जिंदगी में पेरेंट्स और टीचर्स जो है बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करते हैं इन हेल्पिंग द एडोलेसेंट्स थ्रू दिस आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन क्राइसिस। द एडोलेसेंट्स craving the identity must fully recognized, and it should be clearly understood that adolescents want to be identified as adults and must be treated as such and not as children। बच्चा इसमें चाहता है कि उसको एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाए और ना कि किसी बच्चे की तरह। They should not be humiliated in front of others, especially peers। बच्चों को ह्यूमिलेट नहीं करना, उनकी बेइज्जती नहीं करनी है, स्पेशली उनके फ्रेंड्स के सामने तो बिल्कुल ही नहीं करनी है। उनको पर्सनल बुला के पर्सनली उनको कहना है अगर आपने उसको क्रिटिसाइज करना है तो। दे मस्ट बी असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिपेंडेंटली। बच्चों को हमने इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है ताकि वो इंडिपेंडेंट किसी काम को कर सकें। और कलेक्टिवली एंड बी ट्रस्टेड फॉर देयर प्रॉमिसेस एंड कंडक्ट। और बच्चे को हमने ट्रस्ट करना है कि बच्चा जो कह रहा है वो काम भी करेगा। नेक्स्ट स्टेज है स्टेज 6 है, इसको हम यंग एडल्टहुड स्टेज भी कहते हैं। ये 20 साल से लेकर 45 साल तक की स्टेज है। इसमें साइकोसोशल क्राइसिस जो है वो होता है इंटीमेसीज वर्सेस आइसोलेशन। अगर ये स्टेज में टू मच इंटीमेसी होगी तो माल अडेप्टेशन होगी, प्रोमिस्क्यूटी, और अगर टू मच ऑफ आइसोलेशन होगा तो मैलिग्नेंसी होगी, एक्सक्लूजन की। इसमें अगर ये स्टेज सही तरह से मैनेज हो जाती है तो वर्च्यू होगा इसमें लव का। अब इसको डिटेल में करेंगे। The individual tends to develop a sense of intimacy और commitment to close relationships। इसमें जो इंडिविजुअल है वो इंटीमेसी शो करता है अपने क्लोज रिलेशनशिप्स के बारे में। The relationships develops into such a close involvement that he tends to risk his ego। अब इसमें जो व्यक्ति है वो अपनी ईगो को भी रिस्क में करता है ताकि उसका जो रिलेशनशिप है वो बच सके, अपनी इमेज को रिस्क में करता है। Evidence in the harmonious relationships between husband and wife and intimate friends, and in the ideal relationship between a teacher and his pupils। Such intimacy is seen with loved partners of the opposite sex, sacrifices made for one's close friendship और फॉर द मेंबर्स ऑफ द अदर फैमिली। इसमें जो है ये जो इंटीमेसी है वो देखने को मिलती है अपोजिट सेक्स के जो पार्टनर है उसके बारे में और क्लोज फ्रेंड्स के बारे में और जो और मेंबर्स है फैमिली के उसके बारे में। द अपोजिट ऑफ इंटीमेसी इज आइसोलेशन। अगर इंटीमेसी डेवलप ना हो तो व्यक्ति जो है वो आइसोलेशन की तरफ चला जाता है। व्हेन वन फेल्स टू डेवलप एन एडिक्वेट सेंस ऑफ इंटीमेसी एंड विद अदर पर्सन और व्हेन द रिलेशंस डिटीरियोरेट और वन रीजन और द अदर। इसमें जो गोल है वो है टू अचीव सम डिग्री ऑफ इंटीमेसी एज अपोज्ड टू रिमेनिंग इन आइसोलेशन। आइसोलेशन में हमने नहीं रहना है। इंटीमेसी है एबिलिटी टू सी क्लोज रिलेशनशिप और क्लोज टू अदर्स एज अ लवर, फ्रेंड और एज अ पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट इन द सोसाइटी। आइसोलेशन का मतलब होता है फियर ऑफ कमिटमेंट। इसमें जो है व्यक्ति जो है वो किसी के साथ कमिटमेंट नहीं करता, अकेला रहना ज्यादा पसंद करता है। माल अडेप्टेशन है प्रोमिस्क्यूटी, द टेंडेंसी टू बिकम इंटीमेट टू फ्रीली और टू इजी। व्यक्ति जो है वो किसी के प्रति इतनी जल्दी इंटीमेट हो जाता है, बहुत जल्दी, एंड विदाउट एनी डेप्थ टू योर इंटीमेसी। वो दिल की गहराइयों से जो है वो इंटीमेसी नहीं होती है, बस ऊपर ऊपर से ही दिखावे के लिए इंटीमेसी होती है और वो जल्दी इंटीमेट हो जाता है। मैलिग्नेंसी जो है एक्सक्लूजन है। इसका मतलब टेंडेंसी टू आइसोलेट वनसेल्फ फ्रॉम लव। इसमें व्यक्ति जो है अपने आप को आइसोलेट कर लेता है लव से, फ्रेंडशिप से और कम्युनिटी में पार्टिसिपेट नहीं करता। और वर्च्यू जो है वो लव डेवलप होता है अगर सही तरह से ये स्टेज जो है मैनेज हो जाए तो बीइंग एबल टू पुट असाइड डिफरेंसेस एंड हेट्रेड थ्रू मैच्योरिटी ऑफ डिवोशन। इसमें जो है व्यक्ति जो है वो अपने डिफरेंसेस को साइड में रखता है और ताकि जो रिलेशनशिप है वो इसे सही से बच सके, एंड हेट्रेड थ्रू द म्यूचुअलिटी ऑफ डिवोशन। इसमें दोनों व्यक्ति जो हैं अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए म्यूचुअलिटी होती है, दोनों की आपस में डिवोशन होती है अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए। Occurring in young adulthood, we begin to share ourselves। हम अपने आप को शेयर करते हैं more intimately with others। We explore relationships। अपने relationships को हम explore करते हैं। Leading towards longer term commitments। जब हम intimate होते हैं तो हमारे जो longer term commitments होते हैं
सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस स्टेज कैन लीड टू द कंफर्टेबल रिलेशंस एंड अ सेंस ऑफ कमिटमेंट। अगर ये रेजोल्यूशन सही से हो जाए तो सेंस ऑफ कमिटमेंट आती है, सेफ्टी आती है, केयर होता है अपने रिलेशनशिप में। अवॉइडिंग इंटीमेसी, फियरिंग कमिटमेंट एंड रिलेशनशिप्स कैन लीड टू आइसोलेशन। अगर हम अवॉइड करेंगे इंटीमेसी तो आइसोलेशन होगा, लोनलीनेस होगा, समटाइम्स डिप्रेशन भी हो सकता है। सक्सेस इन दिस स्टेज विल लीड टू द वर्च्यू ऑफ लव। A certain degree of isolation is crucial। ये बड़ा important है कि कुछ isolation भी हमें ज़रूरी है to the maintenance of one's individuality and the development of one's personality in the desired direction, but if it exceeds certain limits it may become a serious handicap to the maintenance of the close ties। कुछ हद तक हमें isolation भी चाहिए ताकि हम अपनी individuality को देख सकें, हम देख सकें एकांत में बैठ के, अकेले बैठ के कि हम क्या सही कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में अपने आप को जज कर सकें। और लेकिन अगर ये आइसोलेशन कुछ एक्सीड करेगी कुछ सर्टेन लिमिट से तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस हैंडीकैप भी हो सकता है। नेक्स्ट स्टेज है मिडिल एडल्टहुड। ये स्टेज 7 है। ये 45 ईयर से लेके 65 ईयर्स तक होती है। इसको साइकोसोशल क्राइसिस जो है इसमें जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन का होता है। इसमें जो माल एडेप्टेशन है वो है ओवर एक्सटेंशन और मैलिग्नेंसी जो है वो है रिजेक्टिविटी। और अगर सही तरीके से ये स्टेज जो है वो मैनेज हो जाए तो वर्च्यू डेवलप होता है, वो केयर का डेवलप होता है। अब जो मिडिल एडल्टहुड है, द टाइम व्हेन वी आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन रेजिंग द चिल्ड्रन। अब इसमें जो बच्चों का पालन पोषण हो रहा होता है। ड्यूरिंग मिडिल एडल्टहुड वी एस्टैब्लिश अवर करियर। मिडिल एडल्टहुड में हम अपने करियर के बारे में सोचते हैं, सेटल डाउन करते हैं अपने रिलेशनशिप्स के बारे में। बिगिन अवर ओन फैमिलीज एंड डेवलप अ सेंस ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ द बिगर पिक्चर। अब हम अपने आप को बड़े पिक्चर का एक हिस्सा समझते हैं। हम अपनी अपनी जो फैमिलीज हैं वो शुरू कर लेते हैं। वी गिव बैक टू सोसाइटी। इस स्टेज में हम सोसाइटी को वापस कुछ पे करते हैं थ्रू रेजिंग अवर चिल्ड्रन एज अ गुड सिटीजन, बीइंग प्रोडक्टिव एट वर्क एंड बिकमिंग इन्वॉल्व्ड इन द कम्युनिटी एक्टिविटीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस। इंस्टेड ऑफ caring only for himself or for those in the family or friends, he participate in the welfare of the future generations। अब व्यक्ति जो है वो सिर्फ अपने लिए ही काम नहीं करता, अब सोसाइटी के लिए भी काम करता है, फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी काम करता है। By failing to achieve these objectives, we become stagnation। अगर हम इन ऑब्जेक्टिव्स में फेल हो जाएं तो व्यक्ति जो है वो स्टेगनेंट हो जाता है और अपने आप को अनप्रोडक्टिव फील करने लगता है। सक्सेस इन दिस स्टेज विल लीड टू द वर्च्यू ऑफ केयर। अगर ये स्टेज सही से मैनेज हो जाए तो वर्च्यू केयर का जो है वो डेवलप होता है। इसका गोल है टू कल्टीवेट द प्रॉपर बैलेंस ऑफ जनरेटिविटी एंड स्टैग्नेशन। इनका प्रॉपर बैलेंस बना के रखना है। जनरेटिविटी का मतलब होता है एन एक्सटेंशन ऑफ लव इनटू द फ्यूचर, फ्यूचर जनरेशंस के लिए काम करना, उनके लिए प्यार करना। स्टैग्नेशन का मतलब होता है सेल्फ एब्जॉर्प्शन, केयरिंग फॉर नो वन, किसी दूसरे के लिए हम केयर नहीं करते हैं। माल एडेप्टेशन, इसमें ओवर एक्सटेंशन होता है। सम पीपल ट्राई टू जनरेटिविट, दे नो लॉन्गर अलाउ टाइम फॉर देमसेल्फ। कई व्यक्ति इतने ज़्यादा काम में बिजी रहते हैं कि वो अपने आप को टाइम नहीं दे पाते, कुछ रेस्ट नहीं करते, कुछ रिलैक्सेशन उनको नहीं मिलती है। मैलिग्नेंसी जो है वो रिजेक्टिविटी होती है, टू लिटिल जनरेटिविटी एंड टू मच ऑफ स्टैग्नेशन। इसमें व्यक्ति जो है वो ज़्यादा स्टैग्नेट होता है और काम में ज़्यादा पार्टिसिपेट वो नहीं करता और सोसाइटी को भी कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता। इसका जो वर्च्यू है वो है केयर, अ कमिटमेंट टू कंसर्न अबाउट व्हाट हैज बीन जनरेटेड। व्यक्ति जो है वो सेटिस्फाई होता है जो उसने जनरेट किया है। A balanced adjustment between the extremes of the need of generativity and the need for inactivity is thus required so that in the time of inactivity one may become more energetic and be able to put renewed efforts into rendering service to society and future generations। 8th जो स्टेज है वो लास्ट स्टेज है जो कि लेट चाइल्डहुड स्टेज है। ये 65 ईयर्स से लेके ऑनवर्ड होती है। एक है इसमें जो साइको सोशल क्राइसिस होता है वो होता है ईगो इंटीग्रिटी एंड डिस्पेयर। इसमें माल एडेप्टेशन होता है, प्रिजम्पशन और मैलिग्नेंसी होती है, डिसडेन। वर्च्यू जो है वो विजडम का इसमें डेवलप होता है। अब जो व्यक्ति है वो 65 ईयर्स या उससे ऊपर का हो गया, एज सीनियर सिटीजन बन गया, वी टेंड टू स्लो डाउन अवर प्रोडक्टिविटी। अब इस उम्र में जो प्रोडक्टिविटी है वो स्लो हो जाती है। एंड एक्सप्लोर लाइफ एज अ रिटायर्ड पर्सन, व्यक्ति इसमें रिटायर हो जाता है। इट इज ड्यूरिंग दिस टाइम दैट वी कंटेम्पलेट अवर अकम्प्लिशमेंट्स। हम अपनी अकम्प्लिशमेंट्स को, हमने जो अचीव किया है उनमें हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है। एंड आर एबल टू डेवलप
इंटीग्रिटी, इफ वी सी अवरसेल्व्स एज लीडिंग अ सक्सेसफुल लाइफ, और हमारे में इंटीग्रिटी डेवलप होती है अगर हम देखते हैं कि हम एक सक्सेसफुल लाइफ हम जी रहे हैं या पीछे हमने जी है। एरिक्सन बिलीव इफ वी सी अवर लाइफ एज अनप्रोडक्टिव, और अगर दूसरी तरफ अगर हम अपनी लाइफ को अनप्रोडक्टिव देखते हैं तो फील गिल्ट अबाउट अवर पास्ट, तो हमें गिल्ट महसूस होता है अपने पास्ट को लेके, और फील दैट वी डिड नॉट अकम्प्लिश अवर गोल्स, और हमें लगता है कि हमने अपने गोल्स को अचीव नहीं किया। वी बिकम डिससेटिस्फाइड, हम डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं विद लाइफ एंड डेवलप सॉरो, और हमें दुख जो है महसूस होता है, हम उदास होते हैं, ऑफन लीडिंग टू डिप्रेशन, जो कि अक्सर डिप्रेशन और होपलेसनेस की तरफ लीड करता है। सक्सेस इन दिस स्टेज विल लीड टू द वर्च्यू ऑफ विजडम, अगर इस स्टेज में हमने ये रेजोल्यूशन इसका प्रॉपर कर लिया साइकोसोशल क्राइसिस का, तो फिर विजडम डेवलप होता है। विजडम इनेबल अ पर्सन टू लुक बैक ऑन देयर लाइफ विद अ सेंस ऑफ क्लोजर एंड कंप्लीटनेस। विजडम का मतलब क्या है कि हम अपनी पिछली लाइफ के बारे में कंप्लीटनेस की तरफ देखते हैं कि हमने जो जिया है, जो किया है, वो बहुत अच्छा किया है, एंड आल्सो एक्सेप्ट डेथ विदाउट फियर, और हम अब जो डेथ है उसको बिना किसी फियर के एक्सेप्ट करते हैं। इसका जो गोल है वो है टू डेवलप ईगो इंटीग्रिटी with a minimal amount of despair. Ego integrity होता है integration of successful resolution of all the 7 previous crises in the course of one's life. पिछले जो हमने 7 स्टेजेस करी हैं, अगर हमने उनको जो साइकोसोशल क्राइसिस है अच्छी तरह से अगर हमने उसको डील किया है, रेजोल्यूशन उनका प्रॉपर हो गया है, तब ईगो इंटीग्रिटी जो है वो डेवलप होती है। डिस्पेयर का मतलब है द कंप्लीट लॉस और एब्सेंस ऑफ होप, व्यक्ति को कोई अपनी उम्मीद नहीं रहती अपनी लाइफ से। और इसमें जो मालएडेप्टेशन है वो है प्रिजम्पशन happens when a person presumes ego integrity without actually facing the difficulties of old age। इसमें जो व्यक्ति है वो प्रिज्यूम करता है ego integrity, उसको लगता है कंटेम्प्ट सेटिस्फेक्शन होती है कि उसने जो लाइफ जी है वो अच्छी जी है विदाउट फेसिंग द डिफिकल्टीज, वो ओल्ड एज में अब ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस नहीं करता। मैलिग्नेंसी जो है वो है डिसडेन अ कंटेम्प्ट ऑफ लाइफ वंस ओन और एनीवन, अब व्यक्ति जो है अपनी लाइफ को जो है और किसी दूसरे की लाइफ को जो है वो देखता है कि हमने कुछ भी अचीव नहीं किया तो उसने भी कुछ भी अचीव नहीं किया, मैं भी कुछ अचीव नहीं कर पाया, ये सब चीज़ें व्यक्ति देखता है। वर्च्यू जो है वो विजडम डेवलप होता है समवन हु अप्रोच डेथ विदाउट फियर, अब इसमें जो है व्यक्ति वो है वो सेटिस्फाइड होता है अपनी लाइफ से और उसने सारी उम्र जो काम किया होता है, व्यक्ति कहता है कि अब चाहे मुझे डेथ भी मेरी हो जाए, मुझे मृत्यु आ जाए, तब भी कोई अफसोस उसको नहीं रहता, क्योंकि उसने सारी उम्र में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट सोसाइटी को किया होता है, बहुत ज़्यादा अचीव उसने किया होता है। ये थी हमारी 8 stages of Erickson's theory of psychosocial development. I hope you like these videos. अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कृपया लाइक और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए, नोटिफिकेशन का बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली मेरी सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप कोई भी मेरी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू।